नमस्कार साथियों, आज आप लोग के लिए क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर संसाधन एवं विकास को लेके आ चुके हैं। तो साथ ही बता दें कि इस सेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं क्या रहने वाली हैं। इसमें आपको ऑप्शनल क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये इस सेशन की जो है शानदार विशेषताएं हैं, जिसमें चाहे आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका 1 नंबर हो, चाहे वो आपका लॉन्ग टाइप में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब आपको कवर करा दिए जाएंगे। बस एक चीज़ से आपका निवेदन रहने वाला है कि आप बिल्कुल मेहनत और लगन से पढ़िए, ठीक है। और आइए आपका बहुविकल्पित प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 दिया गया है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो भैया अधिक सिंचाई करना जो होता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का एक मुख्य कारण था, ठीक है। 1 नंबर में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखना कि अधिक सिंचाई से जो होता है पंजाब में जो होता है भूमि निम्नीकरण है, यही वहाँ का कारण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपको 2 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है। यानी विस्तृत क्षेत्र मतलब उसका जो विस्तार है वो बहुत अधिक क्षेत्रों में है और वो भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है। तो वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी, जिसका जो विस्तार है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में है और वो भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं भैया आपका, निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। यानी किस प्रांत में सीढ़ी के जैसी खेती की जाती है। तो वो की जाती है भैया उत्तरांचल में। उत्तरांचल में आप देखे होंगे कि जैसे पहाड़ों पे उनका घर होता है तो पहाड़ों को काट कर सीधे वहाँ पे सीढ़ी नुमा आकार की खेती की जाती है, ठीक है। आइए आपका अगला देख लेते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा मतलब काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है भैया, तो वो आपका पाई जाती है गुजरात में, ठीक है। और काली जो मिट्टी होती है वो कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये चीज़ें आप लोग कवर करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें साथी, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे पहले हमने हिस्ट्री के एक वीडियो यूरोप में राष्ट्रवाद को कवर कर दिया है। आज जो हो रहा है संसाधन और विकास के टॉपिक पर चर्चा हो रही है। जो कल है भैया वो आपकी आर्थिक व्यवस्था को लेके आएंगे और इसके बाद जो आपका नागरिक शास्त्र यानी हिस्ट्री के संपूर्ण सिलेबस को हम कवर कर देंगे, ताकि आप 100 में से 100 लेके आओ, उससे एक भी नंबर आपका कम ना हो, ठीक है। तो आइए बस आपसे बस यही निवेदन रहेगा कि इस शानदार सेशन में जुड़ के इस सेशन का लाभ उठाइए और अपने सभी दोस्तों के भी साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है। अब देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन नहीं है। तो भैया वन जो होता है वो मानव निर्मित संसाधन नहीं होता है, ठीक है। इंजीनियरिंग जो होता है वो मानव निर्मित होता है। प्रौद्योगिकी जो होता है, मशीनें जो होती हैं, ये सब मानव के द्वारा निर्मित की जाती हैं। मानव निर्मित मतलब क्या होता है भैया, बिल्कुल सिंपल सा कि जो मानव के द्वारा बनाई जाती है मानव निर्मित। प्रकृति निर्मित क्या होती है, जो प्रकृति के द्वारा बनाई जाती है। तो वन क्या है, प्रकृति की देन है, न कि मानव की देन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि ये शब्द किसने कहा कि हमारे पास हर हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए सब कुछ है, परंतु किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। तो ये कहा था भैया महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। क्योंकि इंसान एक ऐसा मतलब इंसान को आप लोग ऐसा मान सकते हैं जिसको आप लोग कितना भी कुछ दे ले उसके मन की संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। वो हमेशा पाने की चाह में क्या रहता है, भटकता रहता है। उसी को देखते हुए गांधी जी ने कहा कि हमारे हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सब कुछ है, परंतु वो लालच की संतुष्टि कभी नहीं है। उसके मन के अंदर जो लालच रहता है वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। आप लोग देखे ही होंगे आपके घर के अगल बगल में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसको सब कुछ तो मिल रहा होगा, जिसके पास अपार धन होगा, लेकिन उसको खुशी नहीं होगी। वो सोच रहा होगा कि और हम कितना कमा ले, हम और क्या कर ले। लेकिन एक चीज़ और भैया, जितना भगवान ने आपको दिया है उतने में खुश रहिए, उतने में अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कीजिए। ज़्यादा लेने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको सबको भी पता है एक दिन हम लोग को भगवान के घर जाना ही है। तो फालतू हम दूसरे का जो छीन के खाना है, ज़्यादा कमाना, उससे सबको लेके क्या फ़ायदा। जितने में है जो हमारे पास है बस उतने में खुश रहें, ठीक है। तो आइए भैया क्वेश्चन नंबर 7 आपका देख लेते हैं। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है कहलाते हैं। तो जिनका उपयोग नहीं होता है भैया उनको बोलते हैं संभाव्य संसाधन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है, कौन से राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी जो पाई जाती है भैया, वो पाई जाती है आपके केरला में। ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है भैया। प्राकृतिक संसाधन मतलब जो प्रकृति के द्वारा नहीं बनाया गया। तो भैया देखो, प्रकृति जो थी वो तो भवन बना नहीं सकती, इसलिए प्राकृतिक संसाधन जो है भवन वो नहीं हो सकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं आपका। 10वां दिया गया है, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है। तो वो नवीकरणीय मतलब जो होता है जैसे देखो यहाँ पे हो गया गैस, खनिज तेल, कोयला, इस सब जो है मनुष्य के द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन ज्वारी ऊर्जा जो होती है वो मनुष्य के द्वारा तैयार नहीं की जाती है। तो इसलिए यह है नवीकरणीय संसाधन के रूप में आता है। ठीक है। तो अगला देख लेते हैं आपका। अब यहाँ से 1 नंबर वाला प्रश्न जो होते हैं, 1 नंबर वाला प्रश्न में क्या है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग पहला प्रश्न देखेंगे यहाँ से, भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है और इसका निर्माण किस प्रकार हुआ था। हम बताए थे आप में, सबसे अधिक मृदा जो पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी है। ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण जो होता है दियों द्वारा जलाए गए अवसादों से प्राप्त हुआ है। जलोढ़ मिट्टी मतलब जो दिए जलाई जाती हैं रेड कलर की, उन्हीं के अवसादों से मिलने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, उसी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका देख लेते हैं भैया। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा के अलावा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इस मृदा का निर्माण किस प्रकार हुआ है। ठीक है। तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ये मिट्टी काली मिट्टी होती है। ठीक है। और इसका निर्माण जो होता है ज्वालामुखी के मैग्मा और अग्नि शैलों के द्वारा होता है। ठीक है। अब देखो आइए नीचे देख लेते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में किन्हीं 2 महत्वपूर्ण कारक को लिखिए। तो मृदा निर्माण होती कैसे है। तो सबसे पहले देखो, उच्चवाच से होती है, जनक सेल से होती है, जलवायु से होती है, वनस्पति से होती है, ह्यूमस से होती है, समय से होती है, संस्तर शैलें से होती है। ठीक है। यानी मिट्टी बनने में समय लगता है। ह्यूमस जो मिट्टी में नाइट्रोजन उपस्थित होता है उसे ह्यूमस कहते हैं। संस्तर शैलों से होती है, वनस्पति से होती है, और जलवायु से होती है, जनक सेल से होती है, या उच्चवास से होती है। किन्हीं 2 महत्वपूर्ण कारक को लिखना है। तो हम 7 बता दिए, आपको जिसमें से जो पसंद आए आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ और साथी आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो पसंद आ रही है फिर से कहेंगे वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि आप लोग के लिए सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। इससे पढ़ के आप लोग मेरा यकीन मानिए कि हिस्ट्री में आपका एक भी नंबर हम कटने नहीं देंगे। ठीक है। बस बिल्कुल मेहनत और लगन से इस सेशन का आनंद लेना है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको नोट करना है। ठीक है। आइए आपका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं में किन्हीं 2 के नाम लिखिए। तो भारत में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, वन वन मिट्टी। ठीक है। तो 2 लिखना है। ज़्यादा फेमस आपका जलोढ़ और काली मिट्टी है, तो इन दोनों को आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बनता है जी कि काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कपास के लिए जो होती है काली मिट्टी प्रसिद्ध है, जो आपके महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा जैसे इलाकों में पाई जाती है। ठीक है। वन मृदा की 2 विशेषताएं बताइए। वन मृदा मतलब वन की मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखना है। तो भैया वन की जो मिट्टी होती है, नदी घाटियों में मृदा दोमट एवं सिल्टदार, परंतु ऊपरी ढलानों पर इनके गठन मोटे कड़ों द्वारा होता है। ठीक है। हिमालय के हिम क्षेत्रों में अत्यधिक सिलिक और ह्यूमस रहित होती है। ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है भैया, इनकी 2 विशेषताएं कहाँ है कि हिमालय के हिम क्षेत्रों में अत्यधिक सिलिक होती हैं तथा ह्यूमस रहित होती हैं, तथा जो दूसरा है नदी घाटियों मृदा दोमट सिलदार, परंतु ऊपरी ढलानों पर इनका गठन जो होता है मोटे करोड़ों द्वारा होता है। ठीक है। अब अगला भैया आपको लिखना है। भैया देखो इसमें दिया गया है मरुस्थल मृदा की 2 विशेषताएं बताइए। अब मरुस्थल मृदा क्या होता है भैया, मरुस्थली मिट्टी। तो मरुस्थली मिट्टी का जो रंग होता है लाल और भूरा हो सकता है। ठीक है। ये जो होता है रेतीली और लवड़ी होते हैं, और इस मिट्टी में लवड़ों की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है इसमें। मतलब जो मरुस्थली मिट्टी पाई जाती है उसमें नमी नहीं होती है। ठीक है। उनका रंग जो होता है लाल या भूरा होता है, और वो रेतीली और लवड़ी होती है। ठीक है। हाँ, रेतीली और लवड़ी होती हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका,
पृथ्वी सम्मेलन 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भैया देखो, जो 1992 का मुख्य उद्देश्य ये था कि पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, यानी जो पर्यावरण पर समस्या आ रही है उसके हल को ढूंढना पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य कारण था, जिससे पृथ्वी के पर्यावरण को बचाया जा सके। ठीक है, अब एजेंडा 21 जो आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 क्या होता है? तो यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति और गरीबी और रोगों को मिटाना। यानी सुनिए, एजेंडा 21 जो होता है क्या होता है? सभी की आवश्यकताओं को पूर्ति करना तथा विश्व के अनुसार जो गरीबी है, पर्यावरण को जो क्षति हुई है और रोगों को निपटने के लिए इसका उपयोग करने के लिए इसको बनाया गया, यही है एजेंडा 21। ठीक है, यानी जो पर्यावरण पर क्षति हो रही है गरीबी से निपटने के लिए, ठीक है, और रोगों का उपचार करने के लिए एजेंडा 21 का निर्माण किया गया। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए जहां सोपानी कृषि यानी सीढ़ीदार कृषि होती थी। हमने बताया अभी उत्तरांचल में आपकी क्या होती थी? सीढ़ीदार कृषि। और कहाँ कहाँ पे होती है भैया? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, नागालैंड में और मिजोरम में। आपको दो राज्य बताना है, आप यहाँ पे 4-5 राज्य देख सकते हैं, इन्हीं दो का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, उत्तरांचल और उत्तराखंड लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आप देख लेते हैं, ऐसी दो मानवीय क्रियाएं लिखिए जिनके लिए भूमि निम्नीकरण होता है। तो अति पशुचारण और वनोन्मूलन के द्वारा जो होता है वो होता है भूमि निम्नीकरण। ठीक है, या खनन भी कह सकते हैं। खनन में तो क्या होता है भैया? जब अधिक आप लोग खनाई करेंगे तो उससे भी क्या होता है? भूमि का निम्नीकरण होता है, भूमि का क्षय होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो आपका स्टार्ट होता है भैया, वो होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 3 और 5 अंक वाले प्रश्न। ठीक है, तो इसको भी देखते चलेंगे। आइए देख लेते हैं, 1 नंबर वाला करा दिया, ऑप्शनल करवा दिया। अब यहाँ से 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। एक बार फिर आपसे कहेंगे साथी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देख लेते हैं आपका, भारत में भूमि निम्नीकरण की मुख्य उत्तरदायी क्या है? किन्हीं 4 मानवीय क्रियाओं को स्पष्ट कीजिए। भूमि निम्नीकरण, जो भूमि क्षय होता है उसके लिए क्या क्या कारण है भैया? आजकल मानो क्या कर रहा है भैया ना, वनों की कटाई, धुआंधार कटाई कर रहा है, जिससे लिए जो होता है भूमि निम्नीकरण होता है। दूसरा अभी बताएं आपको, खनन। खनन जो होता है, अधिक मिट्टी की खनाई करने से जो होता है ये भी भूमि निम्नीकरण का एक कारण है। और अधिक सिंचाई करेंगे तो वो भी आपका भूमि निम्नीकरण के कारण है। तो 4 लिखना है, 5 दिया गया है, इसमें आप अच्छे से कर सकते हैं। खेती करने के अलग गलत तरीके लगाना, ये भी भूमि निम्नीकरण, भूमि क्षय होता है इससे। ठीक है, इसको आप लोग कवर कर लेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के लिए पूछा जाता है, खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो बांगर मिट्टी होती है वो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है, जो खादर है वो नई जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, जो बांगर मिट्टी है कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, और जो खादर होती है अधिक बारीकी और रेतीली होती है। ठीक है, बांगर जो होता है बार बार नवीकरण नहीं होता है, लेकिन खादर में बार बार इसका नवीकरण होता है। ठीक है, बांगर मिट्टी जो होती है नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है, लेकिन खादर जो होता है उसी का उल्टा नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है। तो इसको नोट करेंगे और अच्छे से इसको कवर करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 3 देख लेते हैं, संलग्न रेखा चित्र का ध्यान से अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। अब देखिए, इसको आपको नंबर 1 दिया गया है, किसी भू आकृति के अधीन भूमि का सबसे अधिक भाग क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं मैदान। पर्वत से हमें क्या लाभ होता है भैया? तो पर्वत भारत की कुछ निरंतर नदियों के बहने का प्रवाह को सुनिश्चित करता है, क्योंकि हिमालय से बहुत सी नदियाँ निकलती हैं, तो इसलिए पर्वत से जो होती हैं हमें नदियाँ के प्रवाह में निरंतरता देखने को मिलती है। ठीक है, भारत के भूमि भूभाग में खनिज सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं भैया? पठारी भाग पर। ठीक है दोस्तों, अब आपका इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं भैया, काली मृदा की विशेषताएं बताइए। काली मृदा की विशेषताएं बताइए। तो काली मृदा जो होती है कपास उगाने के लिए सबसे आदर्श मृदा है, ये भी बताएं। और ये चिकनी मिट्टी से बनती है काली मृदा, और इसमें जो होता है फास्फोरिक तत्व कम मिलते हैं। तो क्या क्या हुआ भैया? काली मिट्टी जो होती है वो कपास के लिए आदर्श मृदा है, इसमें जो होते हैं फास्फोरिक तत्व कम मिलते हैं। ये चिकनी मिट्टी से बनती है, ये रेगर मृदा भी, इसे रेगर मृदा भी कहते हैं। तो अगर कभी कभी आ गया कि काली मृदा का एक और नाम बताइए तो उसको क्या बोलते हैं? रेगर मृदा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है, उन प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए जो मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। मृदा निर्माण के लिए क्या क्या होता है भैया? मृदा निर्माण में धरातल, प्रत्येक सेल, जलवायु, वनस्पति, समय तथा अन्य जीव भी प्रमुख हैं। ठीक है। मृदा निर्माण के लिए तापमान में परिवर्तन, जल, पवन, हिम नदी का कार्य ये भी महत्वपूर्ण है। और मृदा निर्माण में रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। मृदा में जैविक तथा अजैविक पदार्थ होते हैं, इसको भी आप लोग कवर करेंगे। ठीक है। 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इसमें 10 आपको बताएंगे हम। अब दिया गया कि संसाधन नियोजन में प्रयुक्त उपायों का वर्णन कीजिए। संसाधन नियोजन में क्या उपयुक्त उपाय होते हैं भैया, तो उसको देख लेते हैं। तो देश में संसाधनों की पहचान करना, सर्वेक्षण मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान और मापना। ठीक है। एक नियोजित ढांचा तैयार करना, संसाधन विकास का राष्ट्रीय विकास योजना से मिलान करना। ये है संसाधन नियोजन के प्रमुख उपाय। और जहाँ इसको एक बार आप लिखेंगे, एक बार अच्छे से तैयारी करेंगे, मेरा यकीन मानिए आपको अच्छा नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। पर वो क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका क्लियर होता जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण की 4 श्रेणियों में करें और प्रमुख लक्षण बताइए। स्वामित्व को संसाधनों को 4 वर्गीकरण। तो सबसे पहले निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। संसाधन के 4 प्रकार हुए। ठीक है दोस्तों। आइए आपका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मृदा संरक्षण के लिए एक कदम उठाइए और 4 विधियाँ लिखिए। तो मृदा संरक्षण यानी मृदा के संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं? आपको समोच्च रेखाओं के अनुरूप जुताई करना, पहाड़ों पर सीढ़ी बनाकर करना, पट्टीदार कृषि, आश्रय खेती, इस चारों खेतियों के द्वारा जो होते हैं हम मृदा के संरक्षण को आसानी से बचा सकते हैं। ठीक है। क्या करना है? समोच्च रेखाओं के अनुरूप जुताई करना, पहाड़ों पर सीढ़ी बना के खेती करना, पट्टीदार कृषि करना, आश्रय और पेटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख प्रकारों के संक्षिप्त विवरण दीजिए। मृदाओं मतलब कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं भारत में? तो भारत में आप लोग को पता है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। अब इसका आपको संक्षेप में लिखना। अगर एक पुस्तक विस्तार में लिखे तो हम जलोढ़ की मिट्टी के बारे में बताते, काली मिट्टी के बारे में बताते, लाल मिट्टी के बारे में बताते, कहाँ प्रसिद्ध हैं, ठीक है, कहाँ पाई जाती हैं, ये सब आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका देख लेते हैं। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन का नियोजन क्यों आवश्यक है? तो संसाधन समिति इसलिए उपयोग है ताकि जो है इससे भविष्य में एक उचित ढंग से इसको प्रयोग किया जाए। ठीक है। देश में मौजूद संसाधनों का पता लगाने के लिए, भंडारण की मात्रा ज्ञात करने के लिए, उनका कुशल उपयोग करने के लिए संसाधन नियोजन का प्रयोग किया जाता है कि भारत में कितने संसाधन हैं, हम उनको कैसे पता लगा सकते हैं। तो वो संसाधन नियोजन के द्वारा हम संसाधनों का क्या करते हैं? पता लगाते हैं। ठीक है। और संसाधन समिति जो है इसलिए इसका उपयोग उचित ढंग से किया जाता है ताकि भविष्य में संसाधनों को बचाया जा सके जिसका मनुष्य फिर से उपयोग कर सके। अब यहाँ पे अपना आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है अभी खादर और बांगर में अंतर हमने बता दिया है, इसको पहले ऊपर आप लोग कवर कर लेंगे। और ये आपका लास्ट जो क्वेश्चन है 11, संसाधनों के अति उपयोग में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? तो संसाधनों के अति उपयोग में आपके संसाधनों का ह्रास होता है। संसाधनों समाज में कुछ लोगों के हाथ में एक संसाधन संपन्न दूसरा संसाधनहीन वर्ग का होता है। ठीक है। यानी संसाधनों के अति उपयोग में क्या होता है कि एक जो होता है एक के हाथों में अगर चली जाए तो संसाधन जो होता है अच्छी तरह से उसका विकास होता है, लेकिन अगर दूसरे हाथों में चली जाए तो उसका हीन होता है, उसका क्षय होता है। ठीक है। और तीसरा देख लेते हैं। वैश्विक परिस्थिति संकट जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण का होना, ये संसाधनों के लिए बहुत ही आपकी अति उपयोग समस्याएं हैं। ठीक है। इससे जो होता है संसाधनों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से ये 12 जो क्वेश्चन होते हैं आपके होते हैं समाप्त। खांदर और बांगर वाला हमने पहले बता दिया जिसको आप लोग कवर कर लेंगे। ठीक है। मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और जितने भी क्वेश्चन बताएं उसको नोट करके बिल्कुल मेहनत और लगन से लग जाइए। अगर आप लोग को अच्छा नंबर लेना है तो अभी वो समय है जिससे अगर आप पढ़ के आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।